जरा इस बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा, मुझे ये नियम बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। टीमें अब एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज या गेंदबाज के साथ मैदान पर उतरती हैं। एक ऑलराउंडर के तौर पर ये सीधा आपकी जगह को प्रभावित करता है। बिल्कुल, और ये कोई मामूली बयान नहीं है। राइट। ये बयान किसी ऐसे खिलाड़ी का नहीं है जो टीम से बाहर होने की कगार पर हो या जिसे अपनी जगह बचाने के लिए कोई बहाना चाहिए हो। सही बात है। ये बयान उस खिलाड़ी का है जो इस वक्त अपने करियर के सबसे शानदार दौर में है, और वो भी आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले। हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारतीय टी20 टीम के उप कप्तान और दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान अक्षर पटेल की, जिन्हें एक्चुअली दिल्ली ने 16.50 यानी 16.5 करोड़ रुपए में कप्तान बनाया है। 16.5 करोड़ मतलब ये बहुत बड़ी रकम है। और उन्होंने ये बात 28 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल सीजन से कुछ दिन पहले ही जो हमारा इम्पैक्ट प्लेयर रूल है उसे लेकर कही है। हाँ, और जब इतने बड़े प्राइस टैग वाला कप्तान लीग के इतने अहम नियम पर सीधा निशाना साधता है तो इसके पीछे की कहानी समझना बहुत दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल, और इसी वजह से आज के इस गहन विश्लेषण या हमारे इस डीप डाइव का यही मुख्य विषय है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम द इंडियन एक्सप्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट्स, बीसीसीआई के कुछ ताज़ा आंकड़ों और पुरानी प्रोफाइल्स को एक साथ रखकर देखने वाले हैं। और मेरा नाम है, खैर नाम में क्या रखा है, मैं यहाँ आज एक एक्सपर्ट के तौर पर आपके साथ हूँ। हाँ, तो आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे गुजरात के नडियाद का एक साधारण सा लड़का जो सिर्फ फील्डिंग से बचने के लिए स्पिनर बन गया था, वो आज भारत का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर बन गया है। और सबसे निडर लीडर भी। हाँ, तो ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। आखिर इस इम्पैक्ट प्लेयर रूल से उन्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, इस पूरी बहस और अक्षर के इस गुस्से को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनकी जड़ों की तरफ लौटना होगा। अच्छा। हाँ, मतलब क्रिकेट की दुनिया में हर खिलाड़ी की अपनी एक कहानी होती है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि कोई बचपन से ही सचिन या शेन वॉर्न बनना चाहता था। राइट, सबके पास वो एक बचपन का सपना होता है। लेकिन अक्षर पटेल के मामले में ऐसा कोई महान मास्टर प्लान नहीं था, और इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर उनका जो नजरिया है वो उनके खुद के ऑलराउंडर बनने की प्रोसेस से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये तो मैंने भी पढ़ा था। मतलब उनकी जो शुरुआत की कहानी है वो सच में किसी कॉमेडी फिल्म के सीन जैसी लगती है। बिल्कुल, वो नडियाद के केडीसीए ग्राउंड का किस्सा। हाँ, वही बचपन में जब उन्हें क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता था तो उनका मन वहाँ बिल्कुल नहीं लगता था। वो भाग जाते थे वहाँ से। एक्चुअली वो चुपके से ग्राउंड से भागकर अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले वाला जो टेनिस बॉल क्रिकेट होता है ना, वो खेलने लगते थे। हाँ, वो गली क्रिकेट का मजा ही अलग है। राइट, और ये सब तब तक चलता रहा जब तक एक दिन उनके पिता राजेश भाई ने उन्हें रंगे हाथों पकड़कर वापस ग्राउंड पर नहीं भेज दिया। और मजेदार बात तो यह है कि जब पिता की डांट के बाद उन्होंने सीरियसली खेलना शुरू किया तो उनका लक्ष्य स्पिनर बनना था ही नहीं। वेट, सच में वो स्पिनर नहीं बनना चाहते? बिल्कुल नहीं, शुरुआत में वो एक तेज गेंदबाज थे। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, लेकिन उनके जो अंडर 16 कोच थे संजय पटेल, उनकी नजर बहुत पारखी थी। उन्होंने देखा कि तेज गेंदबाजी करते वक्त अक्सर का जो बायोमैकेनिक्स है। जरा यहाँ रुकते हैं। ये बायोमैकेनिक्स शब्द सुनने में तो बहुत भारी लगता है। इसका क्रिकेट के मैदान पर मतलब असल में क्या मतलब है? ऐसा क्या गलत कर रहे थे वो? देखिए, तेज गेंदबाजी शरीर के लिए एक बहुत ही अप्राकृतिक या कह लीजिए अननेचुरल क्रिया है। जब एक तेज गेंदबाज दौड़ कर आता है और गेंद फेंकता है तो उसके शरीर का संतुलन उसके पैरों का जमीन पर पड़ना। हाँ, वो जो रन अप और डिलीवरी स्ट्राइड होता है। राइट, और उसकी रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट एकदम सीधा होना चाहिए ताकि सारी ताकत गेंद के पीछे जाए। लेकिन संजय पटेल ने नोटिस किया कि गेंद डालते वक्त अक्षर एक तरफ गिर जाते थे। ओहो, मतलब उनका शरीर सीधा नहीं रहता था। बिल्कुल। अब इससे होता क्या है कि ना सिर्फ गेंद की गति और दिशा खराब होती है, बल्कि भविष्य में लोअर बैक यानी पीठ के निचले हिस्से में गंभीर चोट लगने का खतरा बना रहता है, जो फास्ट बॉलर्स के साथ बहुत आम बात है। हाँ, स्ट्रेस फ्रैक्चर वगैरह। इसलिए कोच ने उनकी सुरक्षा और तकनीक को देखते हुए उन्हें स्पिनर बनने की सलाह दी। लेकिन यहाँ पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था जहाँ अक्षर ने खुद हंसते हुए कबूल किया कि जब उन्हें स्पिनर बनने को कहा गया तो उन्हें उसमें उनके ही शब्दों में जीरो दिलचस्पी थी। हाँ, उन्हें सिर्फ बैटिंग करना पसंद था। तो फिर उन्होंने स्पिन गेंदबाजी को सीरियसली क्यों लिया? इसका कारण क्रिकेट के प्रति कोई बहुत बड़ा समर्पण नहीं था, बल्कि उनकी बोरियत थी।
बोरियत मतलब फील्डिंग से बचने के लिए। एक्चुअली उन्होंने देखा कि तेज गेंदबाजों को बाउंड्री पर लंबा दौड़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा फील्डिंग करनी पड़ती है। हाँ, बाउंड्री राइडर्स बनना पड़ता है। राइट। वहीं एक स्पिनर अपना ओवर जल्दी से खत्म करके वापस 30 गज के घेरे में अपनी जगह पर आराम से खड़ा हो सकता है। क्या बात है, मतलब सिर्फ फील्डिंग की उस थकान और बोरियत से बचने के लिए उन्होंने स्पिन बॉलिंग को अपना लिया। हाँ, ये तो कुछ ऐसा हो गया कि कोई बच्चा जंक फूड से बचने के लिए मजबूरी में सब्जियां खाना शुरू करे और बड़ा होकर दुनिया का सबसे बेहतरीन मिशेलिन स्टार वेजिटेरियन शेफ बन जाए। हाँ, बहुत सही एनालॉजी है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि महानता हमेशा किसी सोचे समझे मास्टर प्लान का ही नतीजा नहीं होती। सही बात है। कई बार ये सिर्फ परिस्थितियों से बचने या अपने लिए एक आसान रास्ता खोजने का बाय प्रोडक्ट होती है। हाँ। अक्षर ने स्पिन को एक शॉर्टकट की तरह चुना था। हाँ। लेकिन जब वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी NCA पहुंचे तो वहां पूर्व भारतीय स्पिनर वेंकटपति राजू ने उनके इस शॉर्टकट को एक घातक हथियार में बदल दिया। वेंकटपति राजू का रोल बहुत अहम रहा है। बिल्कुल, राजू ने उन्हें सिखाया कि कैसे अपनी लंबाई का इस्तेमाल करके गेंद को पिच पर जोर से हिट करना है, जिससे उन्हें वो एक्स्ट्रा स्पिन और बाउंस मिल सके, है ना? राइट। उसी शुरुआती ट्रेनिंग का नतीजा था कि सालों बाद जब 2021 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया तो उन्होंने 5 विकेट चटकाए। और ऐसा करने वाले वो 9वें भारतीय गेंदबाज बन गए थे। बिल्कुल। यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर स्पिन बॉलिंग उन्होंने सिर्फ फील्डिंग से बचने के लिए चुनी थी तो इसका मतलब है कि उनके दिल के किसी कोने में वो हमेशा से एक बल्लेबाजी थे। हाँ, वो तो था ही। और ये बात उनके शुरुआती दिनों के संघर्ष में एकदम साफ दिखाई देती है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में अंडर 16 वेस्ट जोन टूर्नामेंट का एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। वो हवा में शॉट खेलने वाला। हाँ, अक्षर उस पूरे टूर्नामेंट में लगातार हवा में बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो रहे थे। सिलेक्टर्स इस बात से इतने नाराज थे कि उन्हें अगले मैच से ड्रॉप करने का मन बना चुके थे। लेकिन फिर राजकोट वाला मैच आ गया। एक्चुअली उस करो या मरो वाले आखिरी मैच में अक्षर ने भयंकर दबाव के बीच एक शानदार शतक जड़ दिया और टीम में अपनी जगह बचा ली। और आपको पता है उस शतक के पीछे की जो मेहनत है ना, वो उनके खेल को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वो कैसे? जब उन्हें लगा कि टीम में उनकी जगह पक्की नहीं है तो वो वापस अपने शहर नडियाद गए। वहाँ उन्होंने एक नियम बनाया। रोज दोपहर में जब धूप सबसे तेज होती थी, गुजराती गर्मी में, उफ। हाँ, उसी चिलचिलाती धूप में वो 3 से 4 घंटे तक लगातार पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करते थे। उनके साथी खिलाड़ी बताते हैं कि वो गेंद को इतनी जोर से मारते थे कि हर दिन प्रैक्टिस में 2-3 गेंदें खोई जाती थी। अरे बाप रे, हर दिन 2-3 गेंदें? बिल्कुल। और उसी कड़ी मेहनत के बाद उनका सबसे भरोसेमंद शॉट तैयार हुआ, स्लॉग स्वीप। स्लॉग स्वीप। अब जो लोग क्रिकेट की बारीकियों को थोड़ा कम जानते हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि ये शॉट इतना खास क्यों है। हाँ, मैं समझाता हूँ। स्लॉग स्वीप कोई सीधा क्लासिकल क्रिकेटिंग शॉट नहीं है। इसमें बहुत ताकत और टाइमिंग की जरूरत होती है। हाँ। इसमें बल्लेबाज अपने घुटने पर बैठता है और ऑफ स्टंप के बाहर या सीधी आती हुई गेंद को बल्ले के पूरे स्विंग के साथ खींचकर मिड विकेट या लेग साइड की बाउंड्री के पार भेजता है। मतलब इसमें रिस्क भी बहुत होता है। बहुत ज्यादा। इसके लिए कलाई की ताकत और गेंद की स्पिन को पढ़ने की गजब की क्षमता चाहिए होती है। अक्षर ने शॉट पर इतनी महारत हासिल कर ली कि उनका सिग्नेचर मूव बन गया। तो यहाँ मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। हम सालों से अक्षर पटेल को टीवी स्क्रीन पे एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के ग्राफिक के साथ देखते आए हैं, तो क्या हम उनकी असली पहचान को गलत तरीके से पेश करते रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब क्या वो असल में एक क्लच बैटर है? क्लच बैटर यानी ऐसा बल्लेबाज जो भारी दबाव में सबसे अच्छा खेलता है और बस इत्तेफाक से विश्व स्तरीय स्पिन गेंदबाजी भी कर लेता है। ऐसा कह सकते हैं। मुझे 2024 के T20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल मैच याद आता है। बारबाडोस का मैदान था, दक्षिण अफ्रीका सामने थी। टीम इंडिया के शुरुआती विकेट जल्दी गिर चुके थे। हाँ, वो पैनिक वाला सिचुएशन। बिल्कुल, दबाव आसमान छू रहा था। तब नंबर 5 पर अक्षर बैटिंग करने आए। उन्होंने 31 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से 47 रन ठोक दिए, और वो भी रबाडा और नॉर्किया जैसे बॉलर्स के सामने। राइट। क्या कोई सिर्फ गेंदबाज वर्ल्ड कप फाइनल में इस तरह की पारी खेल सकता है? उस दिन अगर वो 47 रन नहीं आते तो विराट कोहली को एक छोर पर संभलकर खेलने का वो जरूरी समय कभी नहीं मिल पाता। आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसी वजह से अब हम उन्हें एक प्योर ऑलराउंडर मानते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि इस क्षमता को पूरी तरह से निखारने का श्रेय गौतम गंभीर जैसे कोच को भी जाता है। अच्छा, गंभीर का इसमें क्या रोल था? देखिए, जब गंभीर ने टीम इंडिया के साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि अक्षर कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिन्हें सिर्फ 8वें नंबर पर आकर 10-15 रन बनाने के लिए रखा जाए। उन्होंने देखा कि अक्षर मैच का मोमेंटम बदल सकते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनरों या लेग स्पिनरों का सामना करने के लिए वो जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने की रणनीति होती है ना, ताकि बॉलर्स को लाइन और लेंथ सेट करने में दिक्कत हो, राइट, उसी के तहत उन्हें टॉप ऑर्डर में प्रमोट किया जाने लगा। और इस रणनीतिक फैसले ने भारत को एक के बाद एक कई मुश्किल मैचों में जीत दिलाई। और इसी भरोसे और इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय क्रिकेट में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां अब उन्हें किसी की परछाई नहीं माना जाता। बिल्कुल। एक समय था, और ये बहुत लंबा समय था, जब पूरे क्रिकेटिंग इकोसिस्टम में अक्षर पटेल को सिर्फ रविंद्र जडेजा के एक अंडरस्टडी या उनके बैकअप के तौर पर देखा जाता था। हाँ, ये परसेप्शन तो था। ऐसा लगता था कि अक्षर तभी खेलेंगे जब जडेजा को आराम चाहिए होगा या वो चोटिल होंगे। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। एकदम बदल चुके हैं। और डेली हंट के कुछ ताजा स्टार्स अगर हम देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। क्या कहते हैं आंकड़े? अगर हम साल 2025 के T20 प्रदर्शन पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने 11 मैचों में 290 रन बनाए हैं। ओह, 290 रन? हाँ, और दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा 10 मैचों में सिर्फ 106 रन ही बना सके। तो बहुत बड़ा फासला है ना? यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई सीरीज में भी जडेजा का प्रदर्शन काफी फीका रहा। आज की तारीख में अक्षर पटेल अपनी खुद की एक अलग और बहुत मजबूत पहचान बना चुके हैं। ये तो बिल्कुल किसी थिएटर के उस नाटक की तरह हो गया जहाँ एक कलाकार सालों तक बैकस्टेज काम करता है। हाँ। या किसी बड़े स्टार के बीमार पड़ने का इंतजार करता है, लेकिन जब एक दिन उसे लीड रोल निभाने का मौका मिलता है तो वो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है कि डायरेक्टर हमेशा के लिए लीड एक्टर को ही बदल देता है। क्या बात, एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। आज अक्षर सिर्फ एक रिप्लेसमेंट नहीं है, वो भारत की T20 टीम के आधिकारिक उप कप्तान है। और इससे भी बड़ी बात, जो इस IPL सीजन की सबसे बड़ी हेडलाइन है, दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 16.5 करोड़ रुपया देकर अपनी टीम का कप्तान बनाया। 16.5 करोड़। मैं बार बार ये रकम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये 16.5 करोड़ की रकम सिर्फ उनके बल्ले या गेंद के कौशल की कीमत नहीं है। तो और क्या है इसमें? लीडरशिप? बिल्कुल, ये कीमत है उनके दिमाग की, उनके शांत स्वभाव की और उस तजुर्बे की जो उन्होंने IPL में 162 मैच खेलकर और 128 विकेट लेकर कमाया है। हाँ, तजुर्बा तो बहुत है उनके पास। दिल्ली कैपिटल्स के पास इस बार KL राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स और मिचेल स्टार्क जैसे बड़े और आक्रामक खिलाड़ी हैं। हालांकि मैंने सुना है कि स्टार्क शुरुआत के कुछ मैचों में उपलब्ध नहीं होंगे। हाँ, वो शुरुआत में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इतने सारे सुपरस्टार्स के बीच एक सही बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। राइट। कप्तानी का ये दबाव अक्षर के खेल को और निखारेगा, क्योंकि अब वो खेल के हर फेज को, चाहे वो पावर प्ले हो, मिडिल ओवर्स हो या डेथ ओवर्स, उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कप्तानी का ये ताज थोड़ा कांटों भरा भी है। मुझे याद है जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जब उन्हें उंगली में चोट लगी थी। वो फिंगर इंजरी। हाँ, एक पल के लिए तो ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया था। T20 वर्ल्ड कप 2026 सर पर है और ऐसे में टीम के उप कप्तान का चोटिल होना कोई अच्छा संकेत नहीं था। वो तो है, लेकिन शुक्र है कि अब वो पूरी तरह फिट है। हाँ, राहत की बात है। लेकिन मैदान पर उनकी वापसी एक बहुत बड़ी सैद्धांतिक लड़ाई के साथ हो रही है और यही वो बिंदु है जहां हमारी चर्चा उस तीखे बयान पर वापस लौटती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी इम्पैक्ट प्लेयर रूल विवाद की। बिल्कुल। 28 मार्च 2026 से IPL शुरू होने जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स का पहला मुकाबला 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है। और सीजन के ठीक पहले अक्षर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा, मुझे ये नियम पसंद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑलराउंडर के तौर पर ये नियम आपके वजूद को खतरे में डालता है। राइट। अब इससे पहले कि हम इस विवाद पर आगे बढ़े, क्या हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करता है और इससे इतनी परेशानी क्यों है? जरूर। आसान भाषा में समझें तो क्रिकेट हमेशा से 11 बनाम 11 खिलाड़ियों का खेल रहा है। हाँ, बचपन से यही देखते आ रहे हैं। जो 11 खिलाड़ी बैटिंग करते हैं वही 11 खिलाड़ी फील्डिंग और बॉलिंग भी करते हैं। लेकिन ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल एक टीम को मैच के दौरान किसी भी समय अपने एक खिलाड़ी को बदलने की छूट देता है। ओके। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब टीम बैटिंग कर रही है
तो वो एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज को खिला सकती है, और जब बॉलिंग की बारी आती है तो उस बल्लेबाज को बाहर बैठाकर एक प्योर गेंदबाज को मैदान पर उतार सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि टीमें अब तकनीकी रूप से 11 नहीं बल्कि 12 खिलाड़ियों के साथ खेल रही हैं। बिल्कुल सटीक, और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। कैसे? अब सोचिए, जब एक कप्तान को पता है कि वो 20वें ओवर की बैटिंग के लिए डगआउट से एक ऐसे स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को बुला सकता है जो सिर्फ लंबे छक्के मारने के लिए जाना जाता है। हाँ, जैसे कि कोई पावर हिटर। हाँ, तो वो एक ऑलराउंडर को टीम में क्यों रखेगा? एक ऑलराउंडर जो शायद बल्लेबाजी में 80 नंबर का है और गेंदबाजी में भी 80 नंबर का है, वो अचानक टीम के लिए गैर जरूरी लगने लगता है। ओहो, मतलब अब उन्हें 100% वाले स्पेशलिस्ट चाहिए। बिल्कुल, टीमों को अब 100 नंबर वाले प्योर बल्लेबाज और 100 नंबर वाले प्योर गेंदबाज चाहिए। ये नियम क्रिकेट के खेल में अति विशेषज्ञता या हाइपर स्पेशलाइजेशन ला रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक क्रिकेट फैन के नजरिए से थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम फुटबॉल या अमेरिकन NFL को देखें तो वहाँ हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट होता है। क्या क्रिकेट का उस दिशा में जाना गलत है? ये एक नजरिया हो सकता है। मतलब इम्पैक्ट रूल की ही वजह से हम IPL में लगातार 250 से ज्यादा के स्कोर बनते हुए देख रहे हैं। चौके छक्कों की बारिश हो रही है। एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट के नजरिए से देखें तो दर्शकों को तो मजा आ रहा है ना? हाँ, एंटरटेनमेंट तो है। माना कि इससे अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर्स का काम मुश्किल हो रहा है, लेकिन खेल को या कम से कम T20 को तो फायदा ही हो रहा है। आपका नजरिया एक दर्शक के तौर पर बिल्कुल जायज है, और हमें यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष रहना होगा। ब्रॉडकास्टर्स और फैंस के लिए 250 रन का मैच वाकई रोमांचक है ना? लेकिन अगर हम इस नियम के दूरगामी परिणामों का विश्लेषण करें तो असली समस्या समझ में आती है। ये सिर्फ अक्षर पटेल की शिकायत नहीं है। और किसने कहा ऐसा? भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या भी सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि ये नियम भारतीय क्रिकेट में ऑलराउंडर्स के विकास को रोक रहा है और टीम बैलेंस को खराब कर रहा है। अच्छा, तो ये नेशनल टीम के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक ऑलराउंडर स्विस आर्मी नाइफ की तरह होता है। वो हर मुश्किल परिस्थिति में काम आ सकता है। हाँ, मल्टीपर्पज टूल। राइट। लेकिन इम्पैक्ट रूल टीमों को सिर्फ एक धारदार सर्जिकल ब्लेड इस्तेमाल करने की आजादी दे रहा है। जब आपके पास हर स्पेसिफिक काम के लिए एक अलग टूल है तो आप स्विस आर्मी नाइफ का इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे? ये तो बहुत गहरी बात है। इससे भविष्य में भारत को कपिल देव, युवराज सिंह या खुद अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी मिलने बंद हो सकते हैं। एक ऑलराउंडर के लिए ये नियम सच में एक अस्तित्व का संकट या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन गया है। यार, ये स्विस आर्मी नाइफ वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है। शुक्रिया। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज की कॉर्पोरेट दुनिया में हो रहा है। अगर कोई इंसान हर काम थोड़ा थोड़ा कर लेता है, यानी वो एक जनरलिस्ट है, तो उसे डर है कि AI और हाईली स्पेशलाइज्ड लोग उसकी नौकरी खा जाएंगे। बिल्कुल सही तुलना की आपने। अक्षर पटेल का ये डर असल में हम सबका डर है। लेकिन मुझे इस पूरी बात में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि अक्षर पटेल ये बात इतनी बेबाकी से कह कैसे पाते हैं। ये सोचने वाली बात है। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जिस पर 16.5 करोड़ का दांव लगा हो, जो एक ऐसी फ्रेंचाइजी का कप्तान हो जिसके मालिक शायद खुद इस नियम को पसंद करते हो, वो इतनी आसानी से सिस्टम के खिलाफ कैसे बोल सकता है? उन्हें डर क्यों नहीं लगता? है ना? एक्चुअली इस सवाल का जवाब शायद उनके क्रिकेटिंग स्टैट्स में नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी में छुपा है। बिल्कुल। इन तमाम बड़ी बहसों, करोड़ों की नीलामी और मीडिया की चकाचौंध से दूर असल जिंदगी में बापू कैसे इंसान है? बापू, उन्हें प्यार से बापू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही शांत और जमीन से जुड़ा हुआ है। हाँ। जनवरी 2023 में उन्होंने नेहा पटेल से शादी की और हाल ही में दिसंबर 2024 में वो हक्ष नाम के एक प्यारे से बेटे के पिता बने। ओहो, कितनी अच्छी बात है। जब आप अपनी जड़ों से इतने मजबूत तरीके से जुड़े होते हैं ना, तो भारी दुनिया का शोर आपको डरा नहीं सकता। और नडियाद से जुड़े उनके किस्से तो सच में दिल छू लेने वाले। मतलब अगर आप द इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट पढ़े तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये करोड़ों कमाने वाला इंटरनेशनल स्टार है। वो टपरी वाला किस्सा। हाँ, आज भी जब वो कोई बड़ी सीरीज खत्म करते हैं या वर्ल्ड कप जीत कर लौटते हैं तो वो किसी फैंसी 5 स्टार होटल में नहीं जाते जश्न मनाने। तो कहाँ जाते हैं? वो सीधे नडियाद की उस नहर या कैनाल के किनारे जाते हैं जहाँ भरत भाई की एक छोटी सी चाय की टपरी है। वो वहाँ बैठकर अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। अरे वाह, और उनका खान पान सुनेंगी तो किसी भी मॉडर्न फिटनेस ट्रेनर के होश उड़ जाएंगे। अरे हाँ, उनकी डाइट के बारे में मैंने भी पढ़ा था। वो चाय पीते हैं जिसमें पानी कम, अदरक थोड़ी, चीनी और इलायची होती है। वो एकदम कड़क चाय। बिल्कुल।
साथ में लसणिया डाबला खाते हैं, जो लहसुन और बेसन में लपेटा हुआ एक डीप फ्राइड आलू का स्नैक है। और वो कोल्ड ड्रिंक वाला कॉम्बिनेशन? ओह माय गॉड, सबसे अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन जो मुझे आज तक किसी एथलीट का लगा, वो एक थम्स अप के गिलास में सिंग भुजिया डालकर चम्मच से खाते हैं। हाँ, थम्स अप में सिंग भुजिया। मतलब इमेजिन कीजिए, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो दुनिया के सबसे फिट एथलीट्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, वो अपने घर में थम्स अप में भुजिया डालकर खा रहा है। ये सादगी नहीं तो और क्या है? और यही सादगी उनका सबसे बड़ा रक्षा कवच है। इसका एक और बहुत खूबसूरत उदाहरण 2024 में देखने को मिला था, वर्ल्ड कप के बाद। हाँ, जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो आपको याद होगा, पूरे देश में ओपन टॉप बसों में खिलाड़ियों के भव्य रोड शो हो रहे थे। हाँ, मुंबई में तो लाखों की भीड़ सड़कों पर थी। बिल्कुल। मडियात के लोगों ने भी अक्षर के लिए एक बहुत बड़े रोड शो की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें ये सारा तामझाम नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्होंने क्या किया? वो अपनी लोकल एकेडमी चले गए। एक्चुअली वो सिर्फ अपनी लोकल क्रिकेट एकेडमी गए, जहां 250-300 बच्चे सीखते हैं। उन्होंने उन छोटे बच्चों के साथ एक बहुत ही पर्सनल सेशन किया, उन्हें वर्ल्ड कप की कहानियां सुनाई, उन्हें मोटिवेट किया। ये बहुत बड़ी बात है। और इस जमीन से जुड़े रहने का जो इम्पैक्ट हुआ है ना, वो IPL के किसी भी नियम से बड़ा है। वो कैसे? जो ग्राउंड कभी सिर्फ लड़कों से भरे रहते थे, वहां आज समर कैंप्स में 40-40 लड़कियां अक्षर पटेल की तरह बनने का सपना लेकर आ रही हैं। वाह! इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या यही सादगी और सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद की हकीकत को पहचानना ही उनका असली सुपर पावर है? मुझे तो यही लगता है। जब एक खिलाड़ी ये जानता है कि 1 लाख दर्शकों की भीड़ के शोर के बाद और 16 करोड़ के प्राइस टैग के बावजूद उसे वापस उसी टपरी पर जाकर अपने दोस्तों के साथ वही चाय पीनी है, हाँ सच में, तो फिर मैदान का कोई भी दबाव उसे तोड़ नहीं सकता। यही मानसिक शांति उन्हें बारबाडोस के उस खिताबी मुकाबले में भी बिना पैनिक किए रन बनाने की ताकत दे रही थी। बिल्कुल, क्या बात कही आपने। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर के स्टैट्स की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उस लड़के की जो सिर्फ फील्डिंग की थकान से बचने के लिए बॉलिंग क्रीज तक गया था, और आज वो भारतीय क्रिकेट के सबसे अहम स्तंभों में से एक है। एक ऐसा खिलाड़ी जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करता है। राइट। जो विराट या रोहित की तरह हमेशा हेडलाइंस में नहीं रहता। राइट। लेकिन जब टीम किसी बड़े भंवर में फंसी होती है, तो वो सीना तानकर सबसे आगे खड़ा हो जाता है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अपनी कमजोरियों या किसी चीज के प्रति अपनी नापसंदी को भी एक बहुत बड़े अवसर में बदला जा सकता है। जैसे उन्होंने स्पिन को चुन लिया। हाँ, अक्षर ने अपनी स्पिन बॉलिंग को महज एक शॉर्टकट से दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक में बदल दिया। ये उनकी एडेप्टेबिलिटी यानी हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेने की क्षमता ही है जो उन्हें आज के इस तेजी से बदलते मॉडर्न क्रिकेट में भी इतना प्रासंगिक और मूल्यवान बनाती है। और यही अडेप्टेबिलिटी हमें एक अंतिम लेकिन बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। वो क्या? जरा सोचिए, ऐसे दौर में जहां इम्पैक्ट प्लेयर जैसे नए नियमों के कारण क्रिकेट तेजी से सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट्स का खेल बनता जा रहा है। हाँ। जहां टीमों को या तो सिर्फ 100 मीटर दूर छक्के मारने वाले बल्लेबाज चाहिए या सिर्फ ब्लॉक होल में यॉर्कर फेंकने वाले गेंदबाज। हाँ। क्या अक्षर पटेल जैसे सच्चे और प्योर ऑलराउंडर्स आने वाले समय में सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा डर है। या फिर शायद उनकी ये हरफन मौला खूबी, उनका ये स्विस आर्मी नाइफ वाला अंदाज ही क्रिकेट के इस नए सिस्टम और इन नई चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ी और सबसे कामयाब बगावत साबित होगी। इस पर तो वक्त ही जवाब देगा। बिल्कुल। इस विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।